है क्या कि स्नोरिंग की वजह से भी जो लोग, ऐसा बोला जाता है कि जो ज़्यादा खर्राटे लेते हैं उन्हें कानों से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है? हाँ, हमारे नाक के पीछे वाले पार्ट से ही जो ट्यूब है वो कानों तक जाती है। तो स्नोरिंग से कुछ-कुछ केसेस में कानों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या क्या सिम्टम्स हमें अवॉइड करना चाहिए? जैसे बहुत ज़्यादा लोग बहुत तेज़-तेज़ खर्राटे लेते हैं, अलग-अलग टाइप के खर्राटे लेते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करें इसको कि इन्हें कोई कान की दिक्कत हो सकती है? वो दिखा के ही कर सकते हैं, वो ना एक ईएनटी स्पेशलिस्ट देख के ही बता सकता है कि स्नोरिंग का हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ा, ओके। तो जैसे अगर वो किसी पार्टनर के साथ अपने सो रहे हैं, तो उनके पार्टनर को आप अगर कुछ बताना चाहें कि अगर इस टाइप के थोड़े से अलग, जैसे यूजुअली लोग कई बार थके ज़्यादा रहते हैं तो कहते हैं कि उनका नाक बज रहा है या खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन अगर डेली ही ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उन्हें ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो एक बार अगर आप उन्हें कुछ बताना चाहें तो? ये भी एक मिथ है कि हम अच्छा। थके हुए ज़्यादा हैं तो हमें स्नोरिंग ज़्यादा होगी। अच्छा, ये मिथ है? बचपन से लोग जनरल बोलते आ रहे हैं कि ज़्यादा थक हाँ, गए इसी वजह से खर्राटे ले रहे एक्चुअली हैं। ज़्यादा थके हुए हैं तो नींद जल्दी आ जाती है। जितनी जल्दी नींद आएगी उतने जल्दी हम गहरी नींद में जा पाएँगे। जैसे बेसिकली हमारे ना सोने के 2 पार्ट हैं। हम मेडिकल लैंग्वेज तो बोल देते हैं रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप। बेसिकली समझने की बात है, जो रैम वाला पार्ट है या जो गहरी नींद वाला पार्ट है उसी में हमें सपने आते हैं। उस वाले पार्ट में हमारे बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब अगर सारे मसल्स रिलैक्स हो गए हैं, माइंड रिलैक्स हो गया है, मसल्स के रिलैक्स होने से अगर सांस का रास्ता रुक रहा है, तो जो खर्राटे बीच-बीच में बंद हो जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, वो खतरनाक है कि आदमी खर्राटे ले रहा है, फिर खर्राटे रुक गए, फिर एकदम से शरीर में कुछ हलचल हुई, फिर खर्राटे चालू हो गए। और ये जब चीज़ बार-बार हो रही होती है, जो आपकी आवाज़, ये साउंड जो खर्राटे का है बीच-बीच में रुक रहा है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बीच-बीच में कम हो रहा है। तो ये पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा, हार्ट को अफ़ेक्ट करेगा। ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो हमें फिर थोड़ा-सा इसके लिए रहना पड़ेगा। रहना दैट इज़ पड़ेगा नॉट अ अलर्ट गुड अगर थिंग, ऐसी ये प्रॉब्लम आपका होगी। हेल्थ हैज़ार्ड है। ओके, ठीक है। डॉक्टर, ईयर पियर्सिंग हमारे यहाँ पे बहुत सालों से हर कोई कराता रहा है। तो आजकल जैसे ट्रेंड है कि मोस्टली तो हम लोग एक जगह ही कान में पियर्सिंग कराते हैं। आजकल लोग हर पूरे जगह पर कान में बहुत सारी पियर्सिंग करा लेते हैं। तो कान छिदवाने का भी कानों पर कोई असर पड़ता है? नॉर्मली जो पहले करते थे वो ईयर लोब्यूल पे करते थे। ईयर लोब्यूल वाले पार्ट में कार्टिलेज नहीं होती। यहाँ अब पर, ये हाँ, वाले पार्ट हाँ, पर, हाँ। ये नीचे वाले पार्ट में कार्टिलेज नहीं होती है, नरम हड्डी नहीं होती है। तो इसमें इन्फेक्शन होगा भी तो ठीक हो जल्दी हो जाएगा। जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ से जो पियर्सिंग कराते हैं वहाँ कार्टिलेज है, और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे को तो नीचे भी इन्फेक्शन हुआ था, कुछ दिन पस आई थी, थोड़ा-सा पेन हुआ था और 4-5 दिन में ठीक हो गया था। लेकिन अगर ऊपर वाले पार्ट में पस रहेगी और कंटिन्यूअस रहेगा तो इन्फेक्शन कार्टिलेज में जा सकता है। कार्टिलेज में चला गया इन्फेक्शन तो दैट विल टेक मंथ्स, और हाँ, डिफ़ॉर्मिटी होती है। तो ये आपका कॉस्मेटिक पार्ट है, बाहर का आपका है, तो वो चेंज भी हो सकता है। अब क्या सीवियर हो सकता है इसमें या वर्स हो सकता है? डिफ़ॉर्मिटी, ओके, ठीक है। डिफ़ॉर्मिटी कान का शेप चेंज हो जाना। अच्छा, ऐसा हो सकता है चीज़ें। हुँ। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि जो, जैसे आपने कहा ना यहाँ पर पियर्सिंग कराते हैं तो विद टाइम वो पियर्सिंग का जो साइज़ है बढ़ते रहते और उनका कान कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इतना बड़ा बेसिकली वेट की वजह से है, वो तो जितना वेट होगा उतना जल्दी वो कटता जाएगा कटता स्किन। जाएगा। वो तो सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का। ओके, तो मेटल का भी कोई रोल होता है कि हमें, जैसे कहा जाता है कि अगर आप सोना या चांदी पहनते हैं तो वो आपके कान के लिए ज़्यादा अच्छा है, और जो बाकी मेटल्स होते हैं वो पहनो तो खराब हो सकता है कान, ऐसा भी कुछ है? वो आपको पहन के समझ में आ जाता है। ओके। बेसिकली ना मेटल्स के लिए भी एलर्जी होती है। हाँ। आपने देखा होगा कुछ फ्रेंड्स आपके हैं जो केवल गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि स्किन में एलर्जी हो जाती है। तो वो आपको पहनने से समझ में आ जाएगी, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है वैसे। तो जो लोग यहाँ ऊपर कान छिदवाते हैं, आप उनको एडवाइस देंगे कि छिदवाओ या ना, पियर्सिंग करवानी चाहिए नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से तो पियर्सिंग नहीं करवाना चाहिए, लेकिन वो पर्सनल मैटर है करवाना या नहीं कराना। लेकिन हाँ, ऊपर वाले पार्ट में कराओगे तो ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर वाले पार्ट में इन्फेक्शन होगा तो वो परमानेंट डिफॉर्मिटी की तरफ जा सकता है। इन्फेक्शन हुआ तो आपको तुरंत ही ध्यान देना है, ट्रीटमेंट लेना है। ओके, और जैसे नॉर्मल भी जब भी हम पियर्सिंग कराते हैं तो कान में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती ही है, कुछ दिनों तक वो उसमें दिक्कतें होती हैं जैसे, और फिर कुछ वो जम भी जाता है आई गेस। तो ऐसा क्यों होता है? और कहा जाता है कि अगर आप ठंड के मौसम में कान में पियर्सिंग कराते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, तो कुछ इसका सीज़न का भी रोल है कुछ? बेसिकली ऐसा होता है कि कई बार ना हवा की हम सोच लेते हैं कि इस हवा में इन्फेक्शन नहीं होगा और उस हवा में इन्फेक्शन होगा। जनरली हम आई स्पेशलिस्ट को देखें तो वो बोलते हैं कि हमारा एक कैटरेक्ट सीजन है, कि इस समय इन्फेक्शन कम होते तो लोग आई का ऑपरेशन ज़्यादा कराते हैं। वैसे ही कुछ शायद कान के साथ है कि जब कान में पियर्सिंग कराते तो एक थोड़ा सा ओपनिंग तो होती है, एक छोटा सा वूंड तो बनता ही है। नॉर्मली वो थोड़ा सा ऊज करता है तो थोड़े से सिक्रीशंस होते हैं, लेकिन हम उस सिक्रीशंस को बार बार टच करेंगे तो वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है।
ये ऊजिंग है लगभग 3 to 7 डेज में पूरी तरह हील हो जाती है, एक ट्रैक बन जाता है तो वो कान ठीक हो जाता है। उस टाइम पे कहा जाता है कि नीम का लकड़ी का लगा लो कान में तो वो उससे ठीक हो जाएगा। देखा तो हमने भी है कि नीम की लकड़ी लगा लेते थे पहले पियर्सिंग के टाइम पे। मैंने भी लगाया एक्चुअली, इसलिए अब तो मैं पूछ सीधे रही हूँ। गोल्ड भी डाल देते हैं और ट्रैक बन जाता है। नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं होता है अच्छा, अनटिल अनलेस आप ज़्यादा टच कर रहे हो उसको। ओके, मतलब मैंने तो ये सुना, इनफैक्ट मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरे कान में प्रॉब्लम हुई तो मुझे बोला नीम की लकड़ी डाल लो तो उससे सही हो जाएगा। तो आई डोंट नो उसी से सही हुआ या दवा से सही हुआ, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद वो सही हो गया था। डॉक्टर यहाँ पर ना जैसे हम लोग एयर इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है ये एयर इन्फेक्शंस, तो उनके सिम्टम्स को हम कैसे पहचानें और उनको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? बहुत सारे लोग तमाम घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं, तो कोई ऐसा घरेलू नुस्खा जो आप मना करना चाहेंगे कि ये मत करो, इससे चीज़ें और वर्स हो सकती हैं अगर ईयर इन्फेक्शन हुआ है तो? हाँ, बेसिकली जैसे बच्चा जब माँ की गोद से बाहर निकलता है 3 to 5 ईयर्स में, तो वो अपनी इम्यूनिटी भी डेवलप कर रहा होता है, बाहर के एनवायरनमेंट के लिए भी एडजस्ट कर रहा होता है। तो ऐसे बच्चों में बार बार फीवर होता है, तो 3 to 5 ईयर्स में बार बार फीवर हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ये कॉमन है। जनरली इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही होते हैं, सर्दी जुकाम ही होता है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है, गला खराब होता है, तो ये चीज़ें क्वाइट कॉमन है। लेकिन ना ये चीज़ें ना 4-5-6 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर ये लंबी चल रही हैं तो फिर ये इन्फेक्शन कानों तक जा सकता है। कानों में इन्फेक्शन होगा तो टिपिकली बच्चे ना रात में रोते हुए उठ जाते हैं, रात में 2-3-4 बजे कान पकड़ के कि ना कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दैट मीन्स कि कान के पर्दे के पीछे पस बन गई है और अब वो कान में दर्द कर रही है। तो फिर इसमें आपने ये एंटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ऐसे बच्चों को। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनके कान से कांस्टेंट पानी गिरते रहता है, कंटिन्यूअस पानी गिर ही रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस देंगे आप? ऐसी कंडीशन को हम बेसिकली CSOM बोलते हैं, क्रोनिक सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ऐसे में होता वही है कि अगर कान में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो कान के पर्दे में होल हो जाएगा। होल हो जाता है तो कान के पर्दे के पीछे की जो म्यूकोसा है और वहाँ हल्का फुल्का इन्फेक्शन भी है, तो या तो पस बनाएगी या फिर पानी है जो ऊज करता रहता है, बाहर बार बार आता रहता है। अच्छा, ठीक है। और तो टिनिटस के बारे में भी बताइए, वो क्या है, क्यों होता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? टिनिटस तो कान में किसी भी तरीके की आवाज़ है, हमें कई बार लगता है कि रसलिंग हो रही है, कई बार हो रहा है कि वाटरफॉल्स का है, कई बार हमें लगता है कि रिंगिंग नॉइज है। अलग अलग तरह के नॉइज हैं जो ईयर इन्फेक्शंस के साथ या साइनस प्रॉब्लम के साथ या हमारे हियरिंग लॉस के साथ हो सकती है। ट्रीटमेंट तो इंडिविजुअल पेशेंट पे डिपेंड करता है कि क्या डायग्नोसिस है और क्या हम उसको ट्रीटमेंट दें। ओके, ठीक है। और क्या स्ट्रेस का भी हमारे कान पर कोई असर पड़ता है? जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हियरिंग लॉस के चांसेस होते हैं, या हाँ, कह तो काफ़ी सकते हैं। गुस्सा भी करते हैं तो अगर जो लोग? हाँ, कह तो सकते हैं। स्ट्रेस का डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रेस रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन चेंज होता है बेसिकली। इसमें अगर हमारे कॉकलिया जो इनर ईयर है उसमें अगर ब्लड का सर्कुलेशन इफेक्ट हो रहा है, जो कि होता है स्ट्रेस के टाइम पे, तो हियरिंग लॉस उससे होता है। अच्छा, और सेकेंडली स्ट्रेस की वजह से कई बार हमारी मसल स्पाज्म रहती हैं। मसल स्पाज्म में रहेंगी तो जो नॉइजेज है, जो आपने बोला टिनिटस, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छा। स्ट्रेस इफेक्ट करता है। और गुस्सा, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या उसके कानों पर कोई बस असर यही पड़ता सारे है? हैं, घूम फिर के ही होना है। स्ट्रेस है, गुस्सा है, मैकेनिज्म यही है जो कानों को इफेक्ट करेगी। ओके, ठीक है। डॉक्टर, हम लोग हर साल अपने अलग अलग मेडिकल हेल्थ चेकअप्स कराते रहते हैं, पूरी बॉडी के लिए, आंखों के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए, हार्ट वगैरह के लिए। कानों के लिए भी कोई टेस्ट होता है जो हमें हर साल कराते रहना चाहिए? हाँ, ये तो होता है, लंबे टाइम से होता रहा है। जो हमारे रेगुलेटरी एक्ट है, जो हमारे फैक्ट्री एक्ट है, उनमें लिखा हुआ है बेसिकली प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, जिससे सिंपली हम देख लेते हैं कि हमारे कानों में जो हम सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। बेसिकली अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे ये टेस्ट किया जाता है। जो पर्सन, जो वर्कर ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा है, नॉइज का लेवल ज़्यादा है, उनके हर साल ये टेस्ट होते हैं। जिन वर्कर्स का हियरिंग लॉस स्टार्ट होता है, जैसे कि बोलते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस या नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, तो फिर ऐसों को अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऑफिस प्लेस पे कि फर्दर वो ना हो, हियरिंग लॉस ना हो। तो ये तो आपने जैसे बोला कि जिनका वर्क प्लेस ही ऐसा है, तो नॉर्मल लोगों को भी टेस्ट कराते रहना चाहिए कानों के? कराना चाहिए। अब जैसे अब सोचो शेयर मार्केट में कितना हल्ला है, तो जो आप बोलते हैं ना कि हेडफोन लगाना यूजफुल है या नहीं है, वैसे में यूजफुल हो जाएगा कि आप बाहर के साउंड को आप कर्टेल कर दोगे, तो आप जिसकी सुनना है उसकी सुन पाओगे, बाहर की सारी चीज़ों को नहीं सुन पाओगे, तो आप उस पॉल्यूशन से थोड़ा बच भी पाओगे। ओके, तो मतलब नॉइज पोल्यूशन का ही असर होता है, तो ऐसे में हमें टेस्ट कराते रहना चाहिए? कराना चाहिए, ऐसे लोगों को कराना चाहिए जो ऐसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा डॉक्टर, जैसे आपके पास इतने सारे केसेस आते होंगे, हमने जितनी भी बात की, उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम जो आपके पास मोस्ट लोग लेकर के आते हैं कानों से जुड़ी हुई, जो आप बताना चाहेंगे?
कई सारे लोग हैं जिनका अचानक से सुनाई देना कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सडन सेंसरी हियरिंग लॉस, कि हम अचानक से सुबह सो के उठे और हमने देख रहा है कि एक तरफ से सुनाई नहीं दे रहा, कानों में सीटी बज रही है या हमें चक्कर आ रहे हैं। नॉर्मली इन 3 चीज़ों से प्रेजेंट करता है। ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, हमें इसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बेसिकली कुछ एक मेडिसिन हैं, पर्टिकुलरली स्टेरॉइड्स भी हैं। इसमें भी वैसे ही है कि जैसे हमारा शरीर में स्ट्रोक हुआ या पैरालिसिस का आया, जितने जल्दी हम हॉस्पिटल आ जाएंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, उतने जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो सिमिलर है कि अगर हमने जल्दी ट्रीटमेंट कर लिया तो रिकवर हो जाएंगे, यदि हमने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया तो रिकवर नहीं करेंगे। सेकेंडली एक ये भी चीज़ है कि बहुत सारे ओल्ड एज के लोग हैं या यंग भी हैं जिनको हियरिंग लॉस है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। ओल्ड एज में मना कर देते कि नहीं अब मशीन लगाएंगे तो हमें लोग समझे कि बहरे हो गए। ऐसा नहीं है, जैसे हमें दिख नहीं रहा है, हमने चश्मे लगाए हुए हैं, सिमिलर अगर हमें सुनाई नहीं दे रहा है और हमने मशीन लगा ली तो बेसिकली हम घर वालों से ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे, सोसाइटी में बाहर लोगों से बात कर पाएंगे। अगर हम कोई बात नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों के डिप्रेशन में जाने में, एग्रीगेशन सेपरेशन में जाने में, अलग अलग पड़े रहने में और केयर में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट होते हैं, जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। तो ये मोस्टली केसेस आपके पास लेकर के आते हैं? ये रूटीन केसेस हैं जो आते रहते हैं इस तरीके के। ठीक है।